अच्छा डॉक्टर साहब अमे अलावा वन कि यम पेशेंट तिम हसा हेकन तुरुन आब त्रयित ज्यादा कह एक खातून होती है तमिस गरस मज काम करने वर्किंग लेडी अगर तमिस नेरुन गर नबर मगर तो पे गरस मज 10 काम तमिस करने अति तमिस डून फश दिन अति तमिस बान चोर तल क्या यह बेमार अल्लाह ताला बचन अगर तमिस मज सह हे पत यम सारे काम कर तमिस गस पका मुश्किल बाथरूम गसन तो काम करना कथी इसीलिए कि ट्रीटमेंट कर जरूरी। कश्मीर लाइफ के आज के इस खास शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। आज के इस खास शुमारे में हम रेमेटाइड आर्थराइटिस के हवाले से बात करेंगे। एक ऐसी बीमारी जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यूज पर अटैक करता है, जॉइंट्स पर अटैक करता है और अल्लाह ताला बचाए सीवियर केसेस में वो इंटरनल ऑर्गन्स पर भी अटैक करता है। तो खुद अंदाजा लगा लें कि कितनी खतरनाक बीमारी है। कश्मीरी में हम इसे रिहार के नाम से जानते हैं। तो क्या है ये बीमारी और आज ही हम इस ताल्लुक से बात क्यों कर रहे हैं? आज हम इस ताल्लुक से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 2011 में जो इस तरह के पेशेंट्स हैं, रूमेटाइड पेशेंट्स हैं, उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई थी और 2013 में उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि क्यों ना इस ताल्लुक से एक बेदारी कायम की जाए। तो उन्होंने एक खास दिन चुना। वो खास दिन आज का है, यानी 2 फरवरी। 2 फरवरी को ही इस ताल्लुक से अवेयरनेस कायम की जाती है ताकि वो बेदारी आम हो के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा मालूमात मिले। खास है हमने मशहूर और मारूफ डॉक्टर को दावत दी है, डॉक्टर अरशद भट्ट जो रिमेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सबसे पहले और जो बुनियादी सवाल रहेगा हमारा वो यही होगा, रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या है, सिम्टम्स क्या है, डायग्नोज कैसे होता है? जिस तरह आपने खुद ही बताया, रूमेटाइड आर्थराइटिस जिसको हम कश्मीरी में रिहार बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जॉइंट प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब जो इंसान का डिफेंस सिस्टम है, कुव्वत मुदाफियत जिसको कहते हैं, कुव्वत मुदाफियत अगर डिरेंज हो जाए या ज्यादा हो जाए, उससे जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही टिश्यूज पे अपने आप ही हमला करता है। तो उसमें से अगर ये इम्यून सिस्टम जॉइंट्स पे हमला करेगा तो ये एक रूमेटाइड आर्थराइटिस की शक्ल लेता है। तो शॉर्टकट में एक इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिजीज है जिसमें अपना ही इम्यून सिस्टम अपने आप पे हमला करता है, अपना डिफेंस सिस्टम अपने आप में हमला करता है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। उन्हीं टाइप्स में से एक टाइप है रूमेटाइड आर्थराइटिस जिसको हम रिहार कहते हैं। यूजुअली ये जॉइंट्स पे इफेक्ट करता है, बट जिस तरह आपने खुद भी इंट्रोडक्शन में ये बताया, ये सिर्फ जॉइंट प्रॉब्लम नहीं है। सिरे से ये लग रहा है कि ये जॉइंट प्रॉब्लम है, बट ये सिर्फ जॉइंट प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टमिक डिजीज है। मतलब ये आंखों पे भी इफेक्ट करेगा, लंग्स पे भी इफेक्ट करेगा, हार्ट पे भी इफेक्ट करेगा, किडनीज पे भी इफेक्ट करेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जॉइंट डिजीज नहीं है, हालांकि ये प्रेजेंट होती है एज ए जॉइंट डिजीज। मतलब जब भी कोई जिसको हम रिहार डायग्नोज करते हैं वो अपनी जॉइंट प्रॉब्लम्स लेके आता है। अभी डायग्नोज कैसे करते हैं? अगर किसी को एक या एक से ज्यादा जॉइंट में या तो सूजन हो या दर्द हो या रेडनेस हो, वो दर्द या वो सूजन या वो रेडनेस जो सुबह सवेरे ज्यादा हो, जैसे ही इंसान उठता है सुबह सवेरे उस टाइम पे, जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह सवेरे अकड़न होना। अगर एक या एक से ज्यादा जोड़ों में सुबह सवेरे अकड़न है, अकड़न का मतलब मैं आम लफ्जों में इस तरह बयान करूंगा, अगर किसी को हम मारेंगे, किसी लाठी से किसी लोअर से दिमो कस दिमो मार पत में रोजान हेकत थोद वतनस खतर किन ना तो ये अकड़न, सो ये अकड़न। अगर यही अकड़न किसी एक जोड़ या एक से ज्यादा जोड़ों में हो जाए, खासकर सुबह जी। के टाइम पे, और अगर ये अकड़न कम से कम 30 मिनट से ज्यादा टाइम के लिए रहे, तो ये अच्छा। समझ लेना चाहिए कि शायद इसको रिहार हो सकता है। ये फीमेल्स में अक्सर ज्यादा पाया जाता है, मेल्स में कम पाया जाता है। रेशो के हिसाब से अगर हम देखेंगे 3:3, अगर 3 फीमेल्स हैं तो एक मेल है। ये मोटा मोटा रेशो है इसमें। ये दूसरा एक चीज है, हमारा यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज में होता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। ये 16 साल की उम्र से शुरू होके 60 साल की उम्र तक किसी में भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा 30 और 50 साल की उम्र में ज्यादा होता है। 30 अच्छा। साल से लेकर 50 साल की उम्र में सबसे ज्यादा होता है। हालांकि ये 16 साल से 60 साल के बीच में किसी को भी हो सकता है।
तो सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे, यूजुअली ये जिस तरह मैंने आपको बताया, जॉइंट पेन्स लेके पेशेंट आता है। एक या एक से ज्यादा जॉइंट अगर इन्वॉल्व होंगे जिनमें दर्द हो, सूजन हो या रेडनेस हो। इसी के साथ साथ किसी किसी को फटीग होता है, मतलब वीकनेस होती है, काम करने की ताकत नहीं होती है। जो हल्का फुल्का काम भी करना होता है उसके लिए भी ताकत नहीं होती है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस करता है इंसान इसमें। किसी किसी को फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं, रेयर है लेकिन होता है। कोई किसी को सिर्फ और सिर्फ यह है कि मुझे मसल्स पेन हो रहे हैं, जुकाम हो रहा है, उसको भी हो सकता है, हालांकि रेयर है लेकिन हो सकता है। अच्छा। अब हम डायग्नोज कैसे करते हैं? अगर किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम है, एक या एक से ज्यादा जॉइंट इन्वॉल्व है और वो दर्द नहीं जा रहा है या वो अकड़न नहीं जा रही है, फिर वो डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं और उसके बाद हम कुछ टेस्ट करते हैं जिससे जो हम कोरिलेट करते हैं क्लिनिकली। सिर्फ और सिर्फ टेस्ट नहीं, जो हम टेस्ट करेंगे उनको हमें क्लिनिकली कोरिलेट करना पड़ता है। अगर किसी को जॉइंट प्रॉब्लम है फिर हम उसको टेस्ट कर लेंगे। अक्सर आपने सुना होगा रूमेटॉइड आर एफ फैक्टर एक टेस्ट होता है, वो हम करते हैं इसी तरह। लेकिन ये भी हमें ध्यान में रखना होता है कि आर एफ पॉजिटिव का मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होता है। ये हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। अगर किसी हाँ, को आर एफ फैक्टर पॉजिटिव आ गया उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। रूमेटॉइड बिल्कुल। आर्थराइटिस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, मतलब ये डॉक्टर डायग्नोज करेगा, ये टेस्ट डायग्नोज नहीं करेंगे। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है रोमेटाइड फैक्टर नेगेटिव आएगा लेकिन पेशेंट को फिर भी रोमेटाइड आर्थराइटिस होगा, मतलब सूजन होगी, अकड़न होगी, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, लेकिन फिर भी आरएफ नेगेटिव आएगा। यानी कि आरएफ पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि इसको रिहार है। कुछ और टेस्ट कराने पड़ते हैं जिससे हमें ये पता चलता है क्या ये रिहार है या नहीं है। ये हुआ डायग्नोसिस, और ये हुआ कि इसमें जी। यूजुअली कैसे प्रेजेंट होते हैं। जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जो कि जिस तरह से आपने हमें मालूमात दी इस एक मखसूस बीमारी के हवाले से, आपने ज़िक्र किया कि ये लेडीज़ में यानी फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है बनिस्बत कि मेल्स में। मसला क्या है? क्यों ये फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है? क्या इसमें हार्मोन्स का कोई अमल दखल है? अभी तक पुख्ता तौर पे इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं, पुख्ता तौर हुँ, पे। हर एक एक थ्योरी ये भी है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, मतलब हार्मोन रिलेटेड है, ये एक थ्योरी है। बट पुख्ता तौर पे इसके सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन रिसर्च में ये पाया गया है कि फीमेल्स में कॉमन है। अब ये कॉमन क्यों है, अभी पुख्ता तौर पे इसका कोई भी हल नहीं है। हाँ, नहीं है। अच्छा, एक और बीमारी है इसी तरह की, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बीच में हम लोग तमीज़ ही नहीं कर पाते, यानी फ़र्क ही नहीं हमें महसूस होता है। क्या है वो बीमारी? क्या वो इससे मुख्तलिफ है? बिल्कुल। अच्छा, कश्मीरी में री एक चीज है, रिहार एक चीज है। एक चीज़ है। जी, जी। री एक चीज है, रिहार एक चीज है। अब ये जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आम कश्मीरी लैंग्वेज में आप इसको बोलते हो कि री। हुँ, अक्सर ये घुटनों में हो जाता है। अच्छा, री क्या है या ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ये यूजुअली होता है 45 या 50 साल के बाद। अच्छा। उनमें उनमें होता है जिनको कोई पहले से कमजोरी हो। कमजोरी मतलब किसी को बचपन में लगी है, हाँ, किसी जोड़ में, किसी भी जॉइंट में लगी है, उसको आगे चल के हो सकता है, डेफिनेट नहीं है लेकिन हो सकता है। इसी तरह ओल्ड एज में वेयर एंड टेयर होता है। जैसे ही 50 साल क्रॉस किए किसी ने, उसके बाद एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। उस एजिंग प्रोसेस से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस रिलेटेड है। इसी तरह कोई ओबीस है, मतलब वजन किसी का ज्यादा है, वो वजन पूरा का पूरा घुटनों में आ जाता है, तो वो एक वजह है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। दूसरा है जेनेटिक्स। उसमें जेनेटिक्स रोल प्ले करता है, मतलब अगर हुँ, किसी को घर में किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो फैमिली में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। इसी मतलब तरह इसकी हिस्ट्री मेटाबॉलिक, होती है बाकायदा। हाँ, इसी तरह मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक चीज है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब किसी को डायबिटीज है, किसी को फैटी लिवर है, किसी को ओबेसिटी है। ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें ये देखा जी, गया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इनको हम अच्छा। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, री और रिहार को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? रिहार यूजुअली छोटे जॉइंट्स में होता है। ये हुँ, छोटे जॉइंट्स हैं, यूजुअली इन छोटे जॉइंट्स में होता है। और जो री है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये बड़े जॉइंट्स में होता है, यूजुअली घुटनों में और किसी किसी को शोल्डर्स में।
मतलब ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये छोटे जॉइंट्स में होगा, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो बड़े जॉइंट्स में होगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी रीहार वो सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल मतलब अगर यहां से इस जोड़ में है तो एग्जैक्टली इसी जोड़ में यहां से भी होगा, अगर यहाँ इस जोड़ में है तो इस जोड़ में भी होगा, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल। अगर राइट साइड में है लेफ्ट साइड में भी होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये जरूरी नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक एक ही जॉइंट एक ही साइड से भी हो सकता है, किसी को दोनों जॉइंट, किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे मैंने आपको कहा 16 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक होगा, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली 50 साल के बाद होगा। अच्छा, अच्छा। डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप बहसीत डॉक्टर एक मखसूस अस्पताल में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, तो हमें ये बताइएगा कश्मीर में इस ताल्लुक से किस तरह का सिनेरियो है? क्या पेशेंट्स आपके पास आते हैं, और जो पेशेंट्स आते हैं उसमें रिहार ऐसे वाले पेशेंट्स कितने होते हैं? देखिए एक प्रॉपर स्टडी तो यहाँ पे नहीं हुई है, प्रेवलेंस जिसको हम कहते हैं, इंसिडेंस है प्रेवलेंस, प्रॉपर स्टडी तो नहीं हुई है कि यहाँ पे कितना बर्डन है। बट अगर मैं अच्छा। अपनी प्रैक्टिस की बात करूंगा तो बर्डन काफी ज्यादा है। आपको ऐसे में कहूंगा कि अगर म, हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई होगा ऐसा जिसको रिहार होगा। ओके, ओके। लेकिन ऐसा ऐसा कोई फॉर्मल स्टडी अभी तक नहीं हुई है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, या कश्मीर में कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई जिससे हमें ये पता चलेगी कि एग्जैक्ट बर्डन ऑफ डिजीज कितना है। बट यूजुअली ये बहुत कॉमन है, काफी ज्यादा कॉमन है, और यहाँ पे भी कॉमन है। इस तरह की शिकायत आम रहती है जो हम अक्सर सुनते हैं कि जी सर्दी हो गई शुरू, अब जो इस तरह के पेशेंट्स हैं उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्या वेदर का इस पे कोई इम्पैक्ट है? बिल्कुल। हम्म। विंटर्स में जॉइंट पेन्स बहुत ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू अच्छा। समर्स। हाँ, हाँ। हाँ, जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो जो जो जॉइंट का जो अपना प्रेशर है, जो जॉइंट का प्रेशर है, जी। विंटर्स में वो जॉइंट प्रेशर इंक्रीज होता है। अंदर का जो जॉइंट का अंदर की स्पेस होगी, जॉइंट की जो स्पेस होगी, जो वहां पे प्रेशर होगा वो विंटर्स में बढ़ता है। वो जॉइंट प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से पेन हो जाती है। समर्स में जो जॉइंट प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है, विंटर्स में यही जॉइंट प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अगर यही जॉइंट प्रेशर विंटर्स में इंक्रीज हो गया तो दर्द ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए विंटर्स में ये लगता है कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसीलिए विंटर्स में पेशेंट ज्यादा आते हैं। हम्म। अदरवाइज ये समर्स में भी होता है, बट विंटर्स में बायोंसी जिसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में बायोंसी कहते हैं, मतलब जॉइंट प्रेशर है, जॉइंट प्रेशर इंक्रीज होता है विंटर्स में, इसीलिए पेशेंट्स उस टाइम पे ज्यादा गौर करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। जी डॉक्टर साहब, यूं तो आपने कई सारे खदशात इस ताल्लुक से दूर किए। वो ये कि एक तो जो हमारे जहन में खाका बना था कि सिर्फ बुजुर्ग लोगों में ही इस तरह की बीमारी पाई जाती है, आपने बताया नहीं, 16 साल की उम्र से भी ऐसा मुमकिन है कि इस तरह की बीमारी उनमें भी देखी जाए। और दूसरी बात ये थी इसमें कि रूमेटाइड आर्थराइटिस को यानी रिहार और री किस तरह से मुख्तलिफ है, उसके इस हवाले से भी आपने तफसीलन हम तक मालूमात पहुंचा दी। एक एक सवाल इस ताल्लुक से वो ये कि जब मैंने आगाज में इंट्रोडक्शन दिया तो इसमें मैंने इस बात का जिक्र किया कि ये सिर्फ जॉइंट्स पर ही इसके असरात नहीं है, अगर अल्लाह ताला बचाए सिवियर हो तो इंटरनल ऑर्गन्स पर भी इसके मुजर असरात है। क्या प्रेगनेंसी से इफेक्ट होती है? जिस तरह मैंने आपको बताया फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू मेल्स, तो इसका मतलब जी। ये है कि हमें रिहार और फीमेल्स को थोड़ी तरजीह देनी है। अच्छा। तरजीह किस हिसाब से देनी है? जो एक फीमेल है, अगर किसी को मान लीजिए अनमैरिड फीमेल है, इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, अब पहली बात ये आती है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया वहाँ क्या बाइनी, एमएस की जिंदगी हाँ। मोकले एमएस वहाँ क्या करिए। सही। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ लॉन्ग तो है, लेकिन अगर हम 20 साल पहले की बात करेंगे और आज की बात करेंगे, जमीन और आसमान का फर्क है। 20 साल पहले हमारे पास बहुत सारे इलाज नहीं थे, मखसूस इलाज थे, तो यूजुअली पेशेंट सफर होते थे। लेकिन बिल्कुल। आजकल के टाइम में वैसा नहीं है। आजकल के टाइम में ये कंप्लीटली ट्रीटेबल है, मैं क्यूरेबल नहीं कहूंगा, कंप्लीटली ट्रीटेबल है। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और एक इंसान अपनी नियर नॉर्मल लाइफ जी सकता है। मगर ये मज अगर कोर गो रिहार अमिस दपा गर बस मकले अम जिंदगी गई खत्म क्या कर। बट ये इनको क्या करना है, इनको डॉक्टर के पास जाना है और सलाह लेनी है कि आगे चल के ये लाइफ कैसे बितानी है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही शादी का टाइम आया
इनको दवाइयां चेंज करनी पड़ती हैं, वो दवाइयां रखनी है तो जो कि प्रेगनेंसी पे इफेक्ट ना करे। हाँ ड्यूरिंग करेक्ट। प्रेगनेंसी 70% फीमेल्स में आर्थराइट्स साइलेंट हो जाता है, यानी अच्छा कि रेमिशन में चला जाता ऑटोमेटिकली। ये कुदरती निजाम है। अगर आप 100 फीमेल्स लोगे, 100 फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, उनमें से 70 फीमेल्स में ऑटोमेटिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस रेमिशन में चला जाएगा। लेकिन अच्छा जैसे ही डिलीवरी होगी, जैसे ही बच्चा पैदा होगा, उसके 2 या 3 हफ्ते के बाद ही ये दोबारा वापस आएगा। अच्छा 30% फीमेल्स में तब भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये रहेगा, सिम्टम्स रहेंगे। इसका मतलब यह है कि हमें फीमेल का भी ख्याल रखना है, पलते हुए जो अंदर बच्चा पैदा पल रहा है उसका भी ख्याल रखना है, जब वो बच्चा पैदा होगा उसका भी ख्याल रखना है, और खासकर माँ का ख्याल रखना है। इसीलिए ये जरूरी है कि फीमेल्स में एक कॉमन है, इसलिए फीमेल्स में इनमें तरजीह दी जाए, उनको ये बात समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है। जी शादी से पहले ट्रीटमेंट अलग होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट अलग होगा, और प्रेगनेंसी के बाद ट्रीटमेंट अलग होगा, ताकि बच्चे पे इसके ट्रीटमेंट के कोई मुज़िर असरात ना पड़े, ताकि माँ अपने बच्चे को दूध दे सके और उस दूध के जरिए उस बच्चे पे कोई मुज़िर असरात ना पहुंचे। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस किसी औरत को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसको अपने रूमेटोलॉजिस्ट के साथ ये सब चीजें डिस्कस करनी चाहिए कि आगे चल के मुझे क्या करना है, मुझे कब शादी करनी है। अच्छा, दूसरी बात, अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्टिव है, एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा है, अच्छा तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। उसको चाहिए कि पहले अपना इलाज करे, ताकि ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये बिल्कुल रेमिशन में चला जाए। रेमिशन मतलब ये ठीक हो जाए, उसके बाद वो सोचे कि मैं कब प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बच्चा कब हो, ताकि इन इनकी ताकि जो खुद माँ है उसकी जिंदगी अच्छी रहे, और जो आने वाला बच्चा है वो भी अच्छा रहे। तो उसके लिए इन जो भी ये औरत है, उसको रोमेटोलॉजिस्ट के साथ ये सब चीजें डिस्कस करनी जरूरी है कि मैं कौन सी दवाई खाऊं, किस दवाई में कौन सी चेंज लानी है, वो कौन सी मेडिसिन है जो मुझे प्रेगनेंसी के दौरान लेनी है, और कौन सी मेडिसिन है जो मुझे प्रेगनेंसी के बाद लेनी है। तो ये रोमेटोलॉजिस्ट के साथ जरूरी डिस्कस करना होता है। रिहार जो है वो फर्टिलिटी पे इफेक्ट नहीं करेगा, अच्छा फर्टिलिटी पे फर्टिलिटी पर इफेक्ट नहीं इफेक्ट करेगा नहीं ठीक। करेगा, लेकिन फिकंडिटी पे इफेक्ट करेगा। फिकंडिटी मतलब कब अच्छा होगा, कब हम्म होगा उस पे इफेक्ट करेगा, लेकिन फर्टिलिटी पे इफेक्ट नहीं करेगा। अगर किसी का रूमेटॉइड आर्थराइटिस बिल्कुल जीरो है, मतलब वो अंडर रेमिशन है, ठीक हो रहा है, तो उसको बच्चा बनाने की ताकत ज्यादा है। लेकिन पर से मतलब डिजीज जो है वो फर्टिलिटी पे इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन टाइम पे इफेक्ट करेगी, कब होगा उस पे इफेक्ट करेगी। लेकिन अच्छा बजाते खुद जो ताकत होती है बच्चा बनाने की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कि लोगों का जो खदशा रहता है इस ताल्लुक से कि ये जो लाइफ लॉन्ग हमें दवाई इस ताल्लुक से खानी है, ये कभी ठीक होने वाली नहीं है, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, लेकिन इसमें मैं एक और चीज ऐड कर लूं। ये लाइफ लॉन्ग डिजीज तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ये आजकल अच्छा की दुनिया में 100% ट्रीटेबल डिजीज है। मैं क्योरेबल नहीं कहूंगा, क्योरेबल और ट्रीटेबल में फर्क है। क्योरेबल मतलब क्या हम ये जड़ से उखाड़ सकते हैं, ऐसा कोई मूल गलित ना, ऐसा कोई ना ठीक करे आ। इसीलिए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट जरूरी है। इसमें एक और चीज है, बहुत सारे पेशेंट्स क्या करते हैं, दवाई लेते हैं, फर्क हो जाती है, दवाई छोड़ते हैं, मैं गए मैंने फर्क में क्या इसमें इलाज करूं, बट आगे चल के 1-2 महीने में ही उनकी डिजीज दोबारा से वापस आ जाती है। इसीलिए ट्रीटमेंट जरूरी लेना है। हाँ, ट्रीटमेंट में धीरे धीरे कमी आ सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट बंद नहीं होगा। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के बहुत ज्यादा मुज़िर असरात है बनस्बत की दवाइयों के। एक और मिथ ये है, एक और जो हमारी सोसाइटी में है, यम जन अच्छा दवा दिवान अत बुरा असर, अत साइड अच्छा इफेक्ट गसन खेन ओके कहें, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के ही असर ज्यादा है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस आपकी आंखों पे असर करेगा, आपके हार्ट पे असर करेगा, आपके लंग्स पे असर करेगा, आपकी किडनीज पे असर करेगा, आपके बोन्स पे असर करेगा। उससे बेटर है ट्रीटमेंट लेना एज कम्पेयर टू कि ट्रीटमेंट ना लेना। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि जाहिर है इस तरह की जो बीमारी है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुजुर्गों में पाई जाए, ये नौजवानों में भी ये बीमारी पाई जा सकती है। अब कोई ऐसा पेशेंट जिसे रोमेटाइड आर्थराइटिस है, अल्लाह ताला बचाए, जाहिर है उसे
ऑफिस तो जाना होगा, उसे बाकी एक्टिविटीज में रवां दवा, जिंदगी के जो मुख्तलिफ मामलात हैं उनमें रवां दवा तो रहना ही है, उसे कंप्यूटर पे भी बैठना है। ये सारी चीजें जो जदीद दौर में जो फैसिलिटीज उसके पास दस्तियाब है, हमें ये बताइएगा तम सत अल्लाह ताला दिन नजात ज्यादा बढ़ान या तमिस पे कम असरात पेवान? ये आपने बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आजकल कंप्यूटर एज है, हर किसी जी के पास लैपटॉप है, हर किसी के पास मोबाइल फोन है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज्यादा है तो यंग पेशेंट्स में ज्यादा पाया जाता है। वर्किंग वुमन हो या वर्किंग मैन हो, सबके पास मोबाइल फोन है, तो क्या किया जाए? अगर बिल्कुल। हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे मोबाइल फोन पे, यस इफेक्ट होगा। अगर हम बहुत ज्यादा स्पेंड टाइम करेंगे कीबोर्ड पे, हाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें, अगर किसी का डेस्क जॉब है, किसी को कंप्यूटर पे ही काम है, डेस्क जॉब है किसी का, तो उसको ये चाहिए कि बीच बीच में ब्रेक ले, बीच बीच में ब्रेक ले। एक और चीज, जो कीबोर्ड है, आजकल अर्गोनॉमिक कीबोर्ड आते हैं। अर्गोनॉमिक कीबोर्ड, वो आपको पता होगा। अर्गोनॉमिक कीबोर्ड ये है कि जिसमें आपका जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन को बिल्कुल। सहूलियत मिलेगी। इसको जब आप कीबोर्ड पे हाथ रखते हो, आप कैसे रखते हो? ऐसे रखते हो, बिल्कुल। है ना? ऐसे रखते हो, हाँ। तो असर किस पे हाँ। पड़ेगा सबसे ज्यादा? रिस्ट इस पे। पे। रिस्ट ओके। पे असर पड़ेगा। जो मैंने पहले ही आपको कहा, रिस्ट में उतनी अकड़न बचे। तो इसलिए आजकल आते हैं अर्गोनॉमिक कीबोर्ड। अर्गोनॉमिक कीबोर्ड में जो ये है, इसके नीचे एक पैड आता है, ताकि जो ये रिस्ट वाला एरिया है, इसके नीचे पैड हो, ओके। और वो सॉफ्ट पैड होता है, ताकि आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे अपना काम करेंगे, लेकिन इस रिस्ट पे इफेक्ट नहीं ना। पड़ेगा। दूसरा ये है कि मोबाइल फोन पे टाइम स्पेंड ना करे ज्यादा, बीच बीच में गैप दे दे। जो ये पेशेंट्स कर सकते हैं जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। इसी तरह एक और चीज, ऑफिस वर्क है, डेस्क जॉब है, अपना जो सिस्टम है वो आप आई लेवल पे लेके आए। अगर आई लेवल पे मुमकिन ना हो तो एटलीस्ट चेस्ट लेवल पे लेके आ जाए, ताकि आपकी गर्दन पे या आपकी कमर पे कोई मुजिर असर ना पड़े। क्योंकि ये सिर्फ इन द लॉन्ग रन ये गर्दन के जोड़ों में भी इफेक्ट करेगा, इन द लॉन्ग रन ये कमर के जोड़ों पे भी इफेक्ट करेगा। तो अच्छा। इसीलिए जिनका डेस्क जॉब है, जिनका ये लैपटॉप या कंप्यूटर पे जॉब है, वो बेटर ये है कि वो अपनी चेस्ट लेवल या आई लेवल पे अपना सिस्टम लाए, और प्लस अर्गोनॉमिक कीबोर्ड यूज करे। एक वर्किंग लेडी है या ओल्ड लेडी है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसको घर के काम जी। तो करने हैं। कोई ऐसा जार है, कोई ऐसा मतलब कहाँ बोतल सख्त है, सह पान खुलावन क्या, सह बेस दपान मे दी खुलवित क्या, मे दी बंद कर। इसी तरह वो काम जिन पे आपके हाथों पे असर पड़ेगा, वो काम नहीं करने, वो काम किसी और को सौंपने हैं। फैमिली सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। फैमिली सपोर्ट के बगैर पेशेंट कुछ नहीं कर पाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है एक्टिविटी, एक्सरसाइज, अपने आप को एक्टिव रखना, जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी रिमेटेड आर्थराइटिस पेशेंट है, उसके लिए एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। जो एक बॉल आती है ना, वो हम्म। स्माइली बॉल, स्पंज। हम्म। स्माइली बॉल, स्पंज बॉल, वो हाथों में रखे और एक्सरसाइज करें। अच्छा, एक और सवाल रहेगा यहाँ पर, जो कि बदकिस्मती की बात यह है कि ये खवातीन में इस तरह की जो बीमारी है वो ज्यादा पाई जाती है। एक खातून होती है, तमिस घरस मज वारिया काम करने, वर्किंग लेडी अगर तमिस नेरुन घर नबर, मगर तो पे घरस मज 10 काम तमिस करने, अति तमिस डून फश दिन, अति तमिस बान चोर छाल। क्या ये बेमार अल्लाह ताला बचन अगर तमिस मज सो हे पत यम सारे काम कर? ये वारिया असल सवाल। अख मिथ कि यह नसा करान, रिहार करान आम तौर काम असर करान कहीं, मगर यह हर कुन काम असर करान। अच्छा। रिहार हर, अगर न ये ट्रीट ही कर, अगर न इलाज ही कर, यह कर हर कुन चीज में असर। मतलब यमिस रिहार आसे, अगर न सह पन्निस पानस ट्रीट कर कहें, तमिस गस पगह मुश्किल थोद वथन, तमिस गस पगह मुश्किल बाथरूम गसन, तो काम करना कथी। अच्छा। इसीलिए कि ट्रीटमेंट कर जरूरी, सो दैट जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो ठीक हो जाए। पत हो कि हम्म। आम हेको काम वाम कर, तिमन मज प्रॉब्लम कहें। जो एक वर्किंग लेडी है या हाउस वाइफ है, वो अपना काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। जी। पहला ख्याल ये रखना है कि जो काम है वो सह कर थक थक, मज पन्निस पानस रेस्ट दिन, अकी साथ सारी काम कर कहें, पन्निस पानस रेस्ट दिन। यतन हेल्प जरूरत ततन हेल्प नी। इसीलिए मैंने आपको कहा फैमिली सपोर्ट अत मज जरूरत।
अगर हाउस वाइफ थचम अत मज अक्सर गसान अत मज फटीक तथ यानी कि थकावट अत मज सह बेस मतलब सह पे हस्बैंड वन बेस वन कि मे दी काम मदद तथ मज प्रॉब्लम कहें अक्तुई गि फैमिली तथ मज सपोर्ट कर अदरवाइज आम काम करनस मज प्रॉब्लम कहें मगर अगर डॉक्टर ये साहब आम काम कन्वर्ट इन टू सो यथ मज मेहनत तो मशक्कत ज्यादा सह अवॉइड ज़्यादा कर सह अच्छा बिल्कुल ठीक अवॉइड कर अच्छा डॉक्टर साहब अमे अलाव वन कि यम पेशेंट तिम हसा हेकन तुरुन आब त्रयित ज्यादा कह तिमन हसा पज तुरुन आब टोटल अवॉइड कर या वनकस वुचान वंदस मज ज्यादा तुरुन आब आसान तो तिम वनान कि यस करू सा अवॉइड बे अमे अलाव खेनस चेनस मज यम जन आदात सन तिम बदलाव जरूरत तुरन आब इत मे वोनमो ना विंटर्सन मज बायंसी इंक्रीज गसान जॉइंट प्रेशर इंक्रीज गसान अगर तुरन आब त्रो जॉइंट्सन पे अगेन जॉइंट प्रेशर सह गस इंक्रीज पेन गस ज्यादा यह मगर हर कंस मज गसान कह यह हेकि कंस मज गसित कंस मज हेकि गसित कह अलबत्ता यह लार्जली मिथ कि तुरन आब त्रो तो वन हसा कर दाग सारे कर मगर कहें यह जरूरी कि सारे कर अलबत्ता अगर टेम्परेचर डिफरेंसेस आसन यानी कि जो वेदर है वेदर में जो या एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर डिफरेंसेस है उसमें बायंसी पे इफेक्ट पड़ता है तृनिस जी आबस मज यूजुअल इफेक्ट पेवान कहें अलबत्ता वंदस मज तो अवॉइड कर तुरन आब त्राउन अथन या खरन या जिसमस पे करान अवॉइड करान यम चीज खेन चेन तुरन आब त्राउन आदात तिम बदलाव जरूरत क्या पज खोन क्या पज न खोन वो हेल्थी बैलेंस्ड डाइट इंपॉर्टेंट हर किसी के लिए उसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट भी आएगा हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट लेकिन हाँ कुछ एक दो चीजें इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है अत मज तथ वन ट्रिगर फूड्स फॉर एग्जाम्पल पेशेंट वन बगरे माज खेम मे गसान दग ज्यादा कह वन हाँ बगरे दाल खेम मे गसान ज्यादा कह वन हाँ बगरे ٲlवٕ खेम मे बासान ज्यादा यह पेशेंट एक्सपीरियंस यह मतलब एज ए साइंस यह पेशेंट एक्सपीरियंस तो यह एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल अगर कंस कुछ चीज तन बासान कि मे गसान ज्यादा पेन तमिस पज सह फूड अवॉइड कर यानी कि अत वन एलिमिनेशन सह फूड कर अवॉइड बाकी अत मज रोक टोक कहें अलबत्ता ऑलिव ऑयल आमुत वुचन ऑलिव ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश प्लस ड्राई फ्रूट यम आमुत वुचन कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन कम करनस मज मदद दिवान अगर युंद ज्यादा इस्तेमाल करो दाग चलरावनस मज हेकान मदद कर इथे कन पे टर्मरिक यानी कि लेदर पे गई क्लव्स यानी कि लौंग यम आमुत वुचन कि यम एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी मज अगर यम चीज खेमो पन्निस सिनस मज या इत कन खेमो यम हेकन इन्फ्लेमेशन कम करनस मज मदद दित बट एज सच अच्छा डाइट तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस तूत ज्यादा पन वाट कहें अलबत्ता हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट सह सारे खतर अमे अलाव मे कह पेशेंट्स तिम त वुचमत यम जन तेल गरमावान तम पत तथ मज त्रावान लेदर नून रोंग तम पत आसान तिम यमन जोड़न मथान वनान अमि सह गसान फर्क यह कत हदस ताम सही सह वक्ती तौर पर फर्क एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी तेलस मज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी टर्मरिक यानी कि हल्दी मज लेदरी मज इथे कन मर्च इन मज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी सह वक्ती तौर पर दी फायदे तथ प्रॉब्लम कहें अच्छा वक्ती तौर पर बट सह परमानेंट इलाज कह सह सिर्फ सह चल दाग बस तम अलाव कर कहें बट दोद तती डॉक्टर साहब आखिरी सवाल इस सेशन का रहेगा सबसे पहले तो ये आयरनी ही है क्योंकि एक तो हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये कहते हैं कि इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उन्हें फोन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन फिर जब हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो या अवेयरनेस कहीं से जनरेट करनी हो तो हम इसी फोन का इस्तेमाल कर लेते हैं अब देखिए ना कुछ इस तरह की एप्स तो जरूर होंगी जो जाहिर है कि ऐसे पेशेंट्स जिसे खुद का एसेस कर सकें या जो अल्लाह ताला बचाए जो अभी बचे हुए हैं इस बीमारी से वो एटलीस्ट ये देख सकें कि हमें खुद को किस तरह से बचाना है क्या इस तरह की कुछ एप्स हैं जिनसे लोग इस्तेफादा लें जी बिल्कुल है लेकिन ये मैंने हाँ मैं ये एक चीज बताऊं कि मोबाइल फोन मतलब पूरा का पूरा बंद नहीं करना है अपने आप को बीच बीच में टाइम देना है ताकि एटलीस्ट जॉइंट्स में एटलीस्ट रेस्ट मिले हाँ ऐसी एप्स हैं जिनमें आपको एक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मिले एक करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकता है और एक जिसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस ना है वो भी इस्तेमाल कर सकता है फॉर एग्जाम्पल एक है आर्थराइटिस पावर
या आप गूगल स्टोर में देख सकते हो, आर्थराइट्स पावर है, ये एक ऐप है जो एक रूमेटॉइड आर्थराइट्स पेशेंट डाउनलोड कर सकता है, पढ़ा लिखा हो वो डाउनलोड कर सकता है, वो यूज कर सकता है, वो अपनी डेली एक्टिविटीज ट्रैक कर सकता है। इस ऐप में फायदे ये मिलेंगे कि पेन कम मैं क्या बाकी पेशेंट एक्सपीरियंस तम लाना, बाकी पेशेंट क्या कर तिहन स्टोरेज अत मन तिहन एक्सपीरियंस अत मन लाना। इथे कन ब्याक ऐप र्यूमा बड़ी, र्यूमा बड़ी, RHEUMABUDDY, र्यूमा बड़ी। ये ब्याक ऐप ये रजिस्टर करने पत लॉग इन करने पत इंफॉर्मेशन मिलान कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या तो डेली एक्टिविटीजन पे कूचा असर पेवान या मैं क्या कर तो क्या कर। हाँ एप्स हैं, प्लस ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है हमें नेट से भी। ऐसी इंटरनेशनल सोसाइटीज भी हैं, इंटरनेशनल सोसाइटीज भी हैं, जिस तरह आपने कहा कि ये जो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे है, ये एक सोसाइटी ने ही स्टार्ट किया है। बिल्कुल। इन जनरल गूगल में अगर आप सर्च करोगे, गूगल में सर्च नहीं करना है, आप किसी एक ऐसी नेशनल या इंटरनेशनल सोसाइटी के वेबसाइट पे जाओ जहां पे आपको एक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मिले जो आपको सच में हेल्प कर ले। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस सेशन में आपने हम तक इस एक मखसूस बीमारी के हवाले से जरूरी मालूमात पहुंचा दी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। शुक्रिया आपका भी, शुक्रिया, थैंक यू।